जय हिंद, नमस्कार, राम राम। सभी साथियों का स्वागत है। अपने भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ रहे थे रीट वाले पेज के लिए, और अपनों ने लास्ट टॉपिक जो पढ़ लिया था, अपनों ने लास्ट टॉपिक किसको पढ़े हो भाई, बताओ सारा। लास्ट टॉपिक जो है WTO वाला पढ़ लिया, और डब्ल्यू कई दिन बाद क्लास हो तो ऐसा हो जाता है ना, निर्धनता, हाँ, गरीबी वाला टॉपिक पढ़ लिया था। गरीबी के बाद उसके साथ ही दिया हुआ टॉपिक है, बस ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आपका बैंकिंग सेक्टर शुरू हो जाएगा। ये लास्ट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना सभी साथी। खाद्य सुरक्षा। तो देखो, ये एक खाद्य सुरक्षा हमारे लिए जो है उभरती हुई आवश्यकता है। यानी पूरे दिन भर में हमें जो है पोषक तत्व मिलने बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मैंने आपको वो बताई थी कैलोरी की बात, कि कितनी कैलोरी जो है वो मिलनी चाहिए गरीबी में। मैंने आपको यहाँ वो बताया था। अच्छा, अगर हम अच्छा खाना खाते हैं तो ये मान के चलना कि आपकी आयु पर भी प्रभाव पड़ेगा। आपकी आयु जो है वो भी बढ़ेगी। ठीक है, अब ऐसे मत कहना इसमें कि सर जितना लिख रखा है वो फिक्स है। अच्छा, ये थोड़ा सा टॉपिक है ना, वो बस जैसे अपने एनसीईआरटी किताब पढ़ते हैं ना, ऐसे पढ़ने वाला है। तो ये मैं स्लाइड पर लेकर आया हूँ, इसलिए इसको ये पढ़ना ही है सिर्फ। इसके बाद टॉपिक शुरू हो जाएगा बैंकिंग वाला, उसको अपने समझने वाला टॉपिक है, वो अपने ऐसे समझेंगे। तो ये टॉपिक और है थोड़ा सा आपको ऐसे बोरिंग महसूस करवाएगा, क्योंकि पढ़ने वाली जब चीजें होती है ना ऐसे सीधा एनसीईआरटी किताब की तरह पढ़ना होता है, तब फिर वो थोड़ा लगता ही है कि सर ये बोरिंग ही है। ठीक है, चलो करते हैं भाई शुरू। तो खाद्य सुरक्षा है कि अब बहुत सिंपल तरीके से मैंने इसको बनाया है, तो ध्यान से पढ़ना सारे साथी। खाद्य सुरक्षा, हर इंसान को हर समय भरपेट और पौष्टिक खाना मिल सके, इसे ही खाद्य सुरक्षा कहते हैं। मतलब हर समय की बात कर रहा हूं मैं आपको। पौष्टिक यानी एक अच्छा खाना मिलना चाहिए। देखो, अगर आपने एक शब्द सुना होगा बीमार, बीमार का मतलब क्या होता है? बीमार का मतलब होता है जब व्यक्ति अपने आप को अस्वस्थ महसूस करे। क्या महसूस करे? अस्वस्थ। तो वो व्यक्ति क्या है? बीमार है, ये मान लेना आप। तो ये किस लिए हो सकता है सर जी? देखो, सबसे ज्यादा जरूरी है आपको ये समझना कि इंसान बीमार क्यों होता है। अच्छा खाना न खाने से ही इंसान लगभग बीमार होता है। दूसरा बड़ा कारण ये भी होता है, कोई जानवर के काटने से भी हो जाता है, लेकिन ज्यादातर जो बीमार होता है वो गंदा पानी वगैरह ये सेवन करते हैं हम, और जो खाने पीने का जो है पौष्टिक आहार नहीं लेते हैं। ठीक है, अब आप लगातार बर्गर खाओ, ये खाओ, खाना खाने छोड़ दो, तो आप बहुत ज्यादा वीकनेस फील करोगे और बीमार बहुत खतरनाक लेवल पे हो जाओगे। तो ये चीज होती है ना। तो हमें जो है खाने पीने का बहुत अच्छा ध्यान रखना है। जब कभी देश में अनाज की कमी हो, जैसे सूखा आ जाए, बाढ़ आ जाए, या आपदा कोई आ जाए ऐसी, तो सबसे ज्यादा असर जो है वो गरीब और जरूरतमंद लोगों पर पड़ता है। सबसे ज्यादा असर इन पे पड़ता है। इसलिए सरकार अनाज का भंडार करती है और जरूरतमंद को सस्ता और मुफ्त अनाज दे देती है ना। तो एक तरह से यही आप जो है खाद्य सुरक्षा मानो। देश में जो सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, तो बेचारे जो जिस घर में रह रहे हैं, क्योंकि मूलभूत आवश्यकता मैंने बताई थी, रोटी कपड़ा मकान है। अब मकान भी गया, आटा भी बह गया उसके अंदर, और कपड़े भी बह गए सारे। तो ये स्थिति बहुत दर्दनाक है। इसके साथ होती है उसी के मन के, उसी के विचारों के साथ हम ये बातें पूछे तो वो बता पाएगा कि मेरे दिल पे क्या बीत रही है। तो होता क्या है फिर, सरकार क्या करती है, उन व्यक्तियों को, जरूरतमंद जो लोग हैं उनको सस्ता और यहां तक हम मुफ्त भी जो है वो अनाज उपलब्ध करवा देती है। खाद्य सुरक्षा के तीन जरूरी हिस्से हैं। पहला, खाद्य उपलब्धता, यानी दूसरा है आर्थिक सामर्थ्य, और तीसरा सभी को भोजन मिले। तीन पॉइंट आपको याद रखना है। ये तीन जो है खाद्य सुरक्षा के तीन जरूरी हिस्से हैं। खाद्य उपलब्धता की बात करें, देश में अनाज पैदा हो, बाहर से आयात हो, और सरकार के गोदाम में अनाज जमा हो, इसे क्या बोलते हैं? खाद्य उपलब्धता। चाहे देश में अनाज पैदा हो या हम बाहर से आयात करें, इंपोर्ट करें, है ना, एक्सपोर्ट करें, जो भी है, तो सरकार के जो गोदाम है उनमें अनाज जमा हो, उसे क्या बोलते हैं कि खाद्य उपलब्धता अपने पास कितनी है, क्या किस प्रकार से है ना। जैसे अब आप पूछा अपने कणक कितने महीना की पड़ी है घरे, 3 महीना की, 4 महीने, तो वही उपलब्धता है अपने पास। उसके बाद आर्थिक सामर्थ्य, ये सॉरी आर्थिक सामर्थ्य, लोगों के पास इतना पैसा हो कि वे अपने लिए जरूरी और पौष्टिक खाना खरीद सके। आर्थिक मतलब होता है पैसा। पैसा इतना तो होना ही चाहिए कम से कम बेचारा, जो जरूरी चीजें ये नहीं है कि कार खरीद ले, नहीं। रोटी कपड़ा मकान एक तरह से ये मूलभूत जरूरी चीजें हैं, और इसके अलावा वो पौष्टिक खाना खा सके, है ना। ऐसे नहीं है कि मतलब सही ढंग से खाना ही नहीं खा पा रहा है वो। पौष्टिक खाना का मतलब समझो बढ़िया सब्जी, बढ़िया ऐसे नहीं है कि 200 रुपये 300 रुपये किलो वाली सब्जी है वही बढ़िया होती है, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है ना।
तो एक पौष्टिक खाना, अच्छा खाना जो है मिल सके। ऐसे ना हो कि कोई बेचारा भीख मांग के खा रहा है, उसको फिर पौष्टिक आहार नहीं मिलेंगे उसमें, आपको भी पता ही है बात, है ना। और एक टाइम का मिला है खाना, एक टाइम का मिल नहीं रहा है, तो वो दिक्कत कर जाएगा। आप धीरे धीरे, मैं ये जिस प्रकार से बातें बोल रहा हूँ ना, आप ये टॉपिक समझ जाओगे, मुझे पता है 1-2 मिनट में। बस यही है। अब ये जो ये 5 टॉपिक थे शुरू में मैंने करवाए, ये थोड़े से लेंथी थे। अब अगर लेंथी तो होंगे, लेकिन अब समझने वाले ज्यादा होंगे तो इतनी दिक्कत आएगी नहीं आगे, मुझे लगता है। बस यही टॉपिक थे जिनमें थोड़ी राम कहानी ज्यादा ही है। सभी को भोजन मिल सके, को पाने में खाने को और पाने में कोई रुकावट न हो, हर कोई अपने हिस्से का भोजन पा सके, उसे बोलते हैं सभी को भोजन मिले। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मुझे अच्छा खाना मिले, तो और इसी का उद्देश्य भी यही है सरकार का, कि हर कोई व्यक्ति जो है वो अपने हिस्से का जो है भोजन पा सके। चलो 2 नंबर पे आओ। खाद्य सुरक्षा क्यों जरूरी है? बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा भाई। क्यों जरूरी है खाद्य सुरक्षा? अपने अध्यापक बनने जा रहे हैं तो देखो, याद रखना, अगर पूछे कि खाद्य सुरक्षा क्यों जरूरी है तो बोलना अधिकतर गरीब लोग हर समय खाने की चिंता में रहते हैं। रियल बात है ये, कि कोई तो सोच रहा है मैं बाइक ले आऊं, कोई सोच रहा है मैं कार ले आऊं, कोई सोच रहा है मैं क्या ले आऊं, कोई सोच रहा है क्या ले आऊं। बेचारे जो गरीब लोग हैं वो यही चिंता में रहते हैं कि मुझे अच्छा खाना मिल सके, और अच्छा क्या, मैं कहता हूँ खाना ही मिल जाए भरपेट, बस। बेचारे इसी चिंता में जो है वो रहते हैं, पहली बात। लेकिन जब देश में कोई बड़ी आपदा आती है, जैसे मैंने बताया भूकंप, सूखा, बाढ़ आते हैं, तब अमीर और मध्यम वर्ग के लोग भी खाने की कमी से परेशान हो जाते हैं, हो सकते हैं। इसलिए सभी के खाद्य सुरक्षा जरूरी है। ऐसे नहीं है केवल गरीब लोगों पर प्रभाव पड़ता है, अमीर लोगों पर भी प्रभाव पड़ सकता है इस चीज का। तो खाद्य सुरक्षा तो जरूरी है भाई, खाद्य सुरक्षा सो जो है वो होनी ही चाहिए। भारत में खाद्य सुरक्षा के बारे में अगर बात करें तो 1970 के दशक में जब कौन सी क्रांति, हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन आई, तब भारत में गेहूं और धान की उपज बहुत बढ़ गई थी। ये थोड़ा एनसीईआरटी का जो है वो आंकड़ा है। वैसे हरित क्रांतियां 2 आती है, ये इन्होंने 70 के दशक की बात कर रहा है, ऐसे नहीं कि 70 में आई थी। 70 से पहले आ गई थी हरित क्रांति 1966, और 66 में पहली हरित क्रांति आ गई थी। और लिख लेना, हरित क्रांति का जो जनक है वो भारत में एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। किसे मानते हैं? एम एस स्वामीनाथन को। विश्व में जो हरित क्रांति का जनक है वो नॉरमन वोरलॉक को। नॉरमन वोरलॉक को जो माना जाता है। तब भारत में गेहूं और धान यानी चावल उपज जो है वो बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि इन दोनों फसलों को प्राथमिकता दी गई थी कि इन पे ही काम करेंगे। इसके बाद चाहे मौसम खराब रहा हो या विपरीत परिस्थितियां आई हो, देश में अकाल या भुखमरी जैसी स्थिति पैदा नहीं हुई थी। हरित क्रांति से फायदा मिला था, बड़े किसानों को बहुत ज्यादा लाभ मिला था हरित क्रांति से, और जो छोटे किसान थे ना उनको इतना लाभ नहीं मिल पाया था इस क्रांति से, है ना। तो याद रखना, हरित क्रांति जो लाई गई थी वो खाद्यान्न फसलों के लिए लाई गई थी। कौन सी फसलों के लिए लाई गई थी? खाद्यान्न फसल के लिए। और अगर प्रश्न आए ना कि भारत के पहले कृषि खाद्यान्न मंत्री कौन थे, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे वहीं भारत के पहले कृषि खाद्यान्न मंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। याद रखना, भूल मत जाना, ठीक है ना। जी सर। अलग अलग प्रकार की फसलें उगाने की वजह से भारत ने पिछले 30 सालों में खाने पीने की चीजों के मामले में आत्मनिर्भरता जो है वो हासिल कर ली है। आपको पता हो, जब लाल बहादुर शास्त्री जी के समय की बात है, पाकिस्तान से जब युद्ध हुआ था, तो हम उस समय चीन, यूएसए से गेहूं जो है वो आयात करते थे, खरीदते थे। तब उस समय यूएस वाले भी पाकिस्तान का सहयोग देने लग गए थे और दे रहे थे, और भारत को कई चुनौती दे दी थी कि हम आपको गेहूं नहीं देंगे अगर आपने इस प्रकार की जो है यहाँ घटना की। तो मैं सैल्यूट करता हूँ लाल बहादुर शास्त्री जी को कि क्या लेवल के प्रधानमंत्री रहे हैं। उन्होंने उसी समय कहा कि जा, तेरे जैसे 50 आते हैं मेरे पास, मुझे भारत देश चाहिए, देश से बड़ा कुछ नहीं है, मुझे उनको जवाब देना होगा वरना फिर वो जो है हमें परेशान करेंगे। तब उन्होंने भारत की जनता को कहा कि आप हफ्ते में 1 दिन उपवास रखोगे, मैं भी आपके साथ उपवास रखूंगा, और आत्मनिर्भर बनो, खुद जो है फसल ज्यादा से ज्यादा बो। ये लाल बहादुर जी ने उस समय कहा था, और हमने पाकिस्तान को उस समय युद्ध में हराया था। क्या लेवल के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। अगर बात करें तो वास्तव में ये लोग जो है राष्ट्रपति है ना, लाल बहादुर शास्त्री जी क्या प्रधानमंत्री, सॉरी राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री, ठीक है। हाँ, क्या लेवल के रहे थे।
अलग अलग प्रकार की फसल उगाने की वजह से भारत ने पिछले 30 सालों में खाने पीने की चीजों के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। सरकार ने ध्यान से बनाई गई खाद्य सुरक्षा व्यवस्था की वजह से देश में अनाज की उपलब्धता और भी सुरक्षित हो गई है। तो अनाज के मामले में यानी भारत एक कृषि प्रधान देश है, और आपको बताता हूँ भारत की पॉपुलेशन जो अधिकतर वो कृषि पर निर्भर है। और 2 नंबर पे अगर हम बात करें तो याद रखना, भारत की जो पॉपुलेशन है 2 नंबर पे, याद करो तो कर लेना, अ, वस्तु व्यापार के क्षेत्र में जो है ना, जैसे उद्योग वगैरह क्षेत्र हो गया, तो वहां रोजगार प्राप्त करती है। अच्छा हाँ, अब आप कई साथी कहते हैं गुरुजी आप क्लास जल्दी नहीं देते। अभी 1 बजा हुआ है रात को, यार टाइम शायद नहीं दिखा रहा होगा, है ना। तो मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, झूठ नहीं बोल रहा अभी। आ, मैं मेरी कसम खा रहा हूँ, है ना, झूठ नहीं बोल रहा। 1 बजा हुआ है, 1 बजे क्लास ये बना रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, स्थितियां जो है वो इस प्रकार से हैं, स्थितियों की उस मोड़ पर खड़े हो गए हैं, अपने लिए तो छोड़ो आपके लिए भी टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। बहुत बुरा लगता है। चलो अब कोशिश करेंगे कि दें कंटिन्यू, ठीक है। तो ये बात आप याद कर लेना। चलो, इसके बाद अगर अपने आगे बात करते हैं तो ये समझ में आ गया आपको, भारत में खाद्य सुरक्षा आत्मनिर्भर हो चुका है। अच्छा, अब ये 1970 की दशक की बात बताई थी ना, तो एक थोड़ा सा बात और समझो आप। 1970 के दशक में यानी उस समय खाद्य सुरक्षा का मतलब सिर्फ इतना ही था कि लोगों को खाने का सामान, अनाज वगैरह जो पर्याप्त मात्रा में मिल जाए, बस इतना ही था खाद्य सुरक्षा का। लेकिन अमर सेन जो है, बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको नोबेल पुरस्कार मिला अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, अर्थशास्त्री थे याद रखना, नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है इनको, नोबेल पुरस्कार। इस सोच में बदलाव लाते हैं ये कौन, अमर्त्य सेन, तभी भाई साहब नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसने कहा कि अपने सिर्फ खाने के लिए जो है अनाज को नहीं बोना है, इसे हम, उन्होंने कहा कि सिर्फ खाना उपलब्ध कराना ही काफी नहीं है, बल्कि यह देखना है कि जरूरी है जरूरतमंद तक वह खाना पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। बहुत शानदार बात बोली है। देखो ऐसे लोग जब देश के अंदर होते हैं, ऐसे 20 लोग आ जाए ना देश में, तो वास्तव में देश जो वो अलग ही लेवल पे जिए, अलग ही लेवल पे काम करे। बहुत से लोग हैं जो देश के लिए काम कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं, बहुत से शिक्षक हैं जो देश के लिए काम कर रहे हैं, रियल बात है। कई तो जेब भरने में लगे हैं। लेकिन मैं भी इस बात के अगेंस्ट हूँ, ठीक है, कि जेब जूब वगैरह, पैसे वगैरह जो है इतने ज्यादा नहीं। ठीक है, जरूरतमंद व्यक्ति को जितना आवश्यक है कि अपना जीवन अच्छी तरह से चल सके, ठीक है, इतना भी नहीं है कि मैं 6 6 7 7 बिल्ले लेके छोड़ दूं, ये छोड़ दूं, वो छोड़ दूं। एक छोटा सा जीवन है मेरे भाई, इस रेस के अंदर जो है हम सभी कहानी बन के रह जाएंगे। याद रहे, लोग कभी भी आपको याद करें तो अच्छे के लिए याद करें कि वास्तव में यार उस जैसा व्यक्ति नहीं था। अपने समाज के लिए, अपने बिरादरी भाइयों बहनों के लिए जो अच्छा काम करके जाना, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में, ये बात याद रखना। सफल हो ही जाओगे आप एक दिन। मेरी एक बात याद रखना, देश के लिए काम जरूर करना, देश से बड़ा वास्तव में कुछ नहीं है। इसलिए अब खाद्य सुरक्षा का मतलब हो गया क्या, जरूरतमंद को सस्ते और सुरक्षित तरीके से खाना मिलना, जिससे भूख जो है वो लोग ज्यादातर न रहे, भूखे न सोए। भूखो आदमी बेचारो, आप सोच के देखो, कभी आप रात को भूखे सोए हो, सोच के देखो तो कितना कड़प पे हो, और कितना, मतलब अगर किसी वजह से सोए तो उसको गालियां भी निकाली होंगी, अरे तेरी वजह से आज मैं भूखा सो रहा हूँ। है ना, तो बहुत गालियां निकलती है भाई। तो वो चीज है। 1995 में विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन कब हुआ, 1995 में विश्व में खाद्य शिखर सम्मेलन होता है। 1995 में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें यह बात मानी गई कि खाद्य सुरक्षा का मतलब है कि हर इंसान को पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन हर समय मिलना चाहिए, जिससे वह सक्रिय और स्वस्थ जीवन जो है वो जी सके। तो यानी स्वस्थता भी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, स्वस्थ जीवन जो है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तब आप जो आप बीमार हो जाओगे, अपने आप को अस्वस्थ महसूस करोगे, तो आप क्या देश के लिए काम करोगे, देश तो बहुत दूर की बात है, आप अपने लिए भी काम नहीं कर पाओगे, तो अपने घर वालों के भी लिए कैसे कर पाओगे। सबसे पहले बात होती है अपने आप में सुधार लाओ, फिर अपने परिवार में लाओ, फिर मोहल्ले में, फिर समाज में, फिर गांव में, फिर शहर में, ऐसे करते करते देश में बदलाव आता है। अपने सबसे पहले अपने अंदर बदलाव लाना होगा, तो वो बात है। चलिए आगे बात करते हैं अपने। अब सुनना ध्यान से, भारत का सबसे भयानक जो अकाल था वो कौन सा था।
तो भारत में जो है बंगाल में जो अकाल पड़ा था ना 1943 का, बंगाल अकाल, भारत में अब तक सबसे भयानक जो अकाल है वो 1943 का अकाल है। याद रखना कब का है, 1943 का। इस अकाल में करीब 30 लाख लोग जो है वो मर गए थे। ये पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी, इसलिए ना इसको उतारो तो बेस्ट है, वरना इसको मेन मेन पॉइंट उतार लेना, जैसे सन वगैरह हो गए उनको। खाद्य सुरक्षा का मतलब आपको पता हो ही गया है। अमर्त्य सेन के बारे में थोड़ा सा लिख लेना, अर्थशास्त्री थे। हरित क्रांति के बारे में लिखना, कौन से दशक में क्या कुछ हुआ, बस मेन मेन बातें। सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुए वो खेती मजदूर, खेत में लगे हुए मजदूर, जो मछलियां पकड़ते थे वो मछुआरे, परिवहन कर्मी और दूसरे गरीब जो है प्रकार के जितने मजदूर वर्ग के बेचारे गरीब भाई हैं, वो लोग जो बहुत परेशान हुए थे इस अकाल में। परेशान का मतलब ये है उनके कपड़े नहीं थे पूरे पूरे शरीर पर, ठीक है, एक लंगोट सा पहना हुआ था, और शरीर में ऐसे हड्डियों को जो है वो आप गिन सकते थे कितनी हड्डियां उसके शरीर के अंदर जो है वो है। इतना भयानक जो है ये अकाल पड़ा था। अभी आपकी ये क्लास खत्म हो जाए ना, या इसको रोक कर एक बार एक काम करना, गूगल में जाना, वहां ऐसे लिखना कोई भी बंगाल का अकाल लिख दो, या छपनी अकाल, जो भी अकाल लिखकर फिर इमेज में जाना गूगल में, तो आप फोटो में देखना, आप हैरान हो जाओगे कि गुरुजी इतने भयानक होते थे क्या अकाल। बिल्कुल भाई साहब, इंसान मतलब बच्चे है ना, भूख प्यास के कारण मौत हो जाती है इसे देखते देखते बच्चों की, कितनी खतरनाक और भयानक स्थिति रही होगी। फिर उसके बाद अपने पढ़ेंगे खाद्य असुरक्षित कौन होते हैं। तो खाद्य असुरक्षित कौन, वैसे तो भारत में बहुत से लोग खाने की कमी से परेशान रहते हैं, तो ये खाद्य असुरक्षित ही है, इनको खाना अच्छा से नहीं मिल पाता है। लेकिन कुछ वर्ग ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, तो बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, जैसे भूमिहीन मजदूर, जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, वो दिहाड़ी मजदूर, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गया, कि कोई भी दिहाड़ी कर रहा है बेचारा मकान। अब वो क्या करता है, काम कब मिलेगा उसको, एक तरह से ये मान लो कि मौसमी काम है, और अगर आज काम नहीं चला, बारिश होगी, या 2-3 दिन दिहाड़ी नहीं मिली, या 1 महीने दिहाड़ी नहीं मिली, तो बेचारे वो कौन से हैं लोग, ताजा कमाते हैं ताजा खाते हैं। अब उसको काम ही नहीं मिल रहा उसके पिताजी को घर में, तो या जो भी है काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, उसको काम नहीं मिल रहा, तो घर कैसे चलेगा। उसके लिए जो है ना, और घरेलू नौकर जो बेचारे सफाई करने के लिए आते हैं, 1000-1500 रुपये लेते हैं बेचारे वो। 1000-1500 में होता क्या है, आप सोच के देखो, 1 महीने के 1000-1500 लेंगे। मान लो अगर वो 2-3 घरों में भी काम करते हैं तो 3000 हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 4 हो जाएंगे। 4000, आपको मैं रियल बताऊं, अगर अपने 3 दिन लगातार बाजार में निकल जाए, 4000 पता ही नहीं लगता। नॉर्मल सामान की बात कर रहा हूँ, और ढंग का सामान लाओगे तो 5000 का भी एक दिन में नहीं पता लगेगा, ये बात है। फेरी वाले, ठेले वाले, रिक्शे वाले, ये जो हैं वो असुरक्षित के अंदर आते हैं, याद रखना। अब कभी कभी काम करने वाले मजदूर, हाँ वो बात आ गई, गरीब ग्रामीण किसान, खासकर छोटे और सीमांत किसान, इन लोगों को अक्सर भरपेट खाना ही नहीं मिल पाता है। इनमें से कई लोग तो ऐसे हैं जिन्हें रोजगार नहीं मिलता है, या फिर बहुत कम आमदनी होती है। बहुत कम का मतलब, अब मैंने बताया ना, सफाई कर रहे हैं बेचारे, 200 रुपये, 300 रुपये। अब मेरी एक बात सुनो ध्यान से, जब कहते हैं कि शिक्षा और स्किल बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं आपको फिर मेरे भाई बहनों आपको एक बात बता रहा हूँ, कि आप जो है पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई के साथ अपने ऊपर वर्क करो, कि आप अपने आप में जो स्किल है उसको कैसे ला सको, स्किल पे काम करो आप। स्किल पे कैसे, जैसे अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये अपने अंदर आप अपनाओ चीजों को, कि मैं कैसे बदल सकता हूँ। जब ये स्किल पे आप काम करना शुरू कर जाओगे ना, तो ये मान के चलना कि आप एक दिन के कम से कम 1500-2000 रुपये कमा सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, वो दिन दूर नहीं है, एक दिन का 1 लाख भी कमाओगे। स्किल पे काम करना सीखो। देखो, नौकरी भी लग जाओ तो ऐसे थोड़ी है कि आप नौकरी के भरोसे ही बैठ जाओगे। जो आपने सपने रखे हैं देश को बदलने के, अपने आप को बदलने, अपने परिवार को बदलने को, तो उस तनख्वाह से तो, सरकारी नौकरी वाली तनख्वाह से तो वो नहीं होंगे, ठीक है। जैसे आप कहोगे कि मैं 1 करोड़ की, 2 करोड़ की गाड़ी लाऊंगा, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, या 1 करोड़ का घर बनाऊंगा, जो भी सोच रहे हो आप, तो 1 करोड़ आप सरकारी नौकरी में कैसे कमा लोगे, सोच के देखो। मैं एक गारंटी से बात बोल रहा हूँ, कि आपकी तनख्वाह मान के चलते हैं 50,000 एक महीने की, 20 तारीख को आपका खाता जो है वो खाली हो जाएगा। 1 तारीख को तनख्वाह आएगी, या 2 को आएगी, 3 को आएगी, जो भी है, 20 से 25 तारीख को आपका खाता जो वो खाली हो जाएगा। फिर आप अगली तनख्वाह देखोगे यार कब आएगी, क्योंकि जैसे जैसे हमारे हाथ में पैसे आते हैं ना, खर्चे भी उतने ही बढ़ जाते हैं। मुझे याद है, मैं जब स्कूल से निकला था तो कुछ नहीं कमाया करता था, तब भी खर्चे थे इतने
नॉर्मल है ना, उस प्रकार से खर्चे थे। और अब फिर पढ़ाने लगे। शुरू शुरू में तो इतने ज़्यादा नहीं कमाते थे, 10-15 हज़ार मुश्किल से बन पाते थे, तो वो भी लग जाते थे। फिर धीरे धीरे काम और बढ़ा, लोग जान पहचानने लगे, इधर उधर कोचिंग से ऑफर आने लगे, फिर वहां भी पढ़ाना शुरू करने लगा, तो इनकम भी थोड़े दुगनी तिगनी होने लगी। और ऐसे करते में आज अगर देखें तो वही बात है, 30 तारीख तक आते आते ऐसे लगता ही है कि यार अब 1 तारीख आएगी तो थोड़े कम वगैरह आएगी इधर उधर। कितने मर्जी कमा लेना, आपको ये फील होगा ही होगा। ठीक है, अब ये तो मैं कह नहीं सकता जैसे आप करोड़ों में कमा रहे हो तो फील होगा, तब तो कैसे हो जाएगा, मतलब हजार लाखों की बात कर रहा हूँ, अगर ऐसा कमाओगे तो आपको ये फील चीज हो ही जाएगी कि यार, क्योंकि खर्चे फिर उतने बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको बताऊं, मैं इधर उधर ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो अब जैसे ये यहाँ सेटअप लगा रखा है मैंने पूरा, अब इसको मैंने लगभग 2 महीने नहीं हुए पूरे सूर्य लगाए को, और इसका 14,000 रुपये मैंने बिल भरा है पल्ले से, क्योंकि अभी ऐसा कोई सोर्स हो नहीं रहा कि मुझे इनकम आ रही है इधर से, ये है वो है ना, ऐसा कोई सोर्स नहीं है। तो अब अगर सोचो मैं इधर उधर ना पढ़ा रहा होता तो मैं कैसे भर पाता वो बिल को, तो समझ रहे हो बात को, ये चीज है। तो इसलिए जरूरी है कि आप फिर एडजस्ट, अब देखो ये 14,000, मान लो अगर मैं आपको ना पढ़ा रहा होता, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाऊंगा नहीं पढ़ाऊंगा, सुनो मेरी बात, मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं तो वो मेरे 14,000 सेव हो जाते, बच जाते। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, जिंदगी चलती रहती है, ऐसे उतार चढ़ावाते रहते हैं। ठीक है, एक 10,000 15,000 कमा तो भी जिंदगी चल रही थी, और आज इतने लगा रहे हैं, 10-14 हज़ार तो ऐसे, मतलब एक छोटे से सामान्य से बिल भी भर दिया तो भी ऐसे, तो क्या ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मैंने खूब रुपए भी देखे हैं 1 महीने में, और बिल्कुल ना भी देखे हैं तो भी ये चलते हैं। ये जिंदगी ऐसी चलेगी मेरे भाई, आप सोच रहे हो कितने मर्जी कमा लेना, उतार चढ़ाव ये चलता ही रहेगा, है ना। तो कभी ज्यादा डिप्रेशन मत लिया करो इन चीजों को लेकर कि यार मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं बेरोजगार हूँ। बहुत बेहतर हो जाएगा एक समय बाद आपके साथ, अगर आपने अच्छी मेहनत की है तो कह रहा हूं मैं, तब होगा, वरना अच्छी मेहनत नहीं है, किसी का दिल दुखाया, किसी का बुरा किया आपने, तो ये पॉसिबल नहीं है चीजें। आप सही चलो, लोग चाहिए कैसे ही कर रहे हैं, आप ऐसे मत देखो आज इस दुनिया में मैं अगर शरीफ बनूंगा तो फिर लो, ऐसे मत देखो आप अपने ऊपर काम करो, समाज के लिए काम करो, देश के लिए काम करो, किसी के बारे में अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। ठीक है, चलो। खाद्य सुरक्षा, खाद्य असुरक्षा के कारण क्या है, तो देखो क्यों होती है भाई, असुरक्षित लोग क्यों हो जाते हैं, जमीन हीने वगैरह हैं, ऐसा क्यों देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात है गरीबी, जो शुरू से लोग गरीब है, और उसके बावजूद वो बात है बेरोजगारी। गरीब एक टाइम पहले, काफी टीचरों को मैंने ऐसे देखा है, काफी लोगों को मैंने ऐसे देखा है जो पहले गरीब थे, बाद में बड़ी अमीर हो गए, अच्छा भरपेट खाना खाने लगे। तो वो होते हैं उन्होंने मेहनत की, जिनके पास काम नहीं होता उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते हैं, रियल बात है ये। काम नहीं होगा तो भाई कैसे पैसे होंगे आपके पास, फिर आप जरूरतों के सामानों को कह दो या इच्छाओं को पूरा कैसे कर पाओगे। प्राकृतिक आपदाएं जैसे सूखा, बाढ़, भूकंप आदि, ये चीजें, इससे खेती बर्बाद हो जाती है, और खाने पीने की भी जो है वो क्या हो जाती है, जो है वो कमी हो जाती है। ठीक है, ये बात आप याद रख लेना। क्लियर, इतनी बात आप सभी साथियों को समझ में आई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो प्राकृतिक आपदाओं की बात करें तो इससे खेती बर्बाद हो जाती है, और खाने की कमी भी जो है वो हो जाती है। तीसरी बात, प्राकृतिक आपदाएं से भी हो जाती है दिक्कत, और तीसरी बात है बढ़ती आबादी। जनसंख्या को हम कंट्रोल करना होगा, जरूर है। ज्यादा लोग, ज्यादा लोग हैं और संसाधन कम है, तो खाने को सबको नहीं मिलेगा, तो क्या है, गरीबी बढ़ेगी। कमजोर वर्गों को अनदेखी, जैसे महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, इन्हें ठीक से खाना नहीं मिल पाता है, ये रियल बात है भाई। अब खाद्य सुरक्षा की आगे बात करें तो इसकी, खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था के दो मुख्य हिस्से होते हैं। एक बफर स्टॉक होता है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा हो जाता है पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जैसे अपने को राशन वगैरह मिलता है ना वो। सबसे पहले देखते हैं बफर स्टॉक क्या होता है। बफर स्टॉक का मतलब होता है सरकार के पास रखा हुआ अनाज का भंडार, उसे बोलते हैं बफर स्टॉक, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सरकार के पास जो रखा हुआ अनाज का भंडार है उसे बोलते हैं। यह भारतीय खाद्य निगम एफसीआई द्वारा जो है वो संभाला जाता है। सरकार सरकार जो है वो किसानों से गेहूं और चावल खरीदती है। क्या खरीदती है, गेहूं भी खरीदती है और चावल, और अपने गोदाम में रखती है। किसानों को पहले से उनकी, ये क्या लिखा हुआ है, किसानों नहीं है, किसानों है ना,
किसानों से पहले उनकी फसल का दाम तय कर कर दे दिया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, इस तय कीमत को न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार साथी नहीं समझते हैं एमएसपी क्या है, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। किसानों की सपोर्ट के लिए एक प्राइस तय कर दिया जाता है। एमएसपी का जो मकसद यह है कि अगर बाजार में दाम गिर भी गया जाए तो भी किसानों को उनकी मेहनत का जो है सही दाम मिल सके, उनको बेचारे के साथ दिक्कत ना हो। अच्छा, ये कैसे निकलता है एमएसपी, यानी किसानों ने कितना खर्चा किया है उसके हिसाब से उनको बताया था कि इनको लाभ हो। मतलब ऐसे नहीं है कि बाजार में मार्केट के जो रेट है वो गिर गए हैं और इनको भी फिर गिरा कर ही दें, ऐसा नहीं। तो एमएसपी जो है वो तय कर दिया जाता है। सर क्या होता है, आप अच्छे से समझाओ, थोड़ा सा वेट करो, आगे समझ जाओगे। 2 नंबर पे याद रखना, खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था के लिए एक तो बफर स्टॉकिंग के अंदर एमएसपी याद रखना। दूसरा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस। ये क्या होता है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है यह एक सरकार की व्यवस्था है जिसके जरिए गरीब लोगों को सस्ता अनाज और जरूरी चीजें मिलती है। अनाज शब्द में केवल अनाज ही नहीं आएगा, सॉरी, अनाज के साथ इसमें चीनी भी मिलती थी पहले, है ना, चाय पत्ती मिलती थी और केरोसिन का तेल भी मिलता था, बहुत सी चीजें हैं। सरकार भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के जरिए अनाज को इकट्ठा करती है और फिर उसे राशन दुकानों से गरीब को कम दाम में दे देती है। उसके लिए राशन कार्ड वगैरह आपको चाहिए होता है। इसे ही क्या बोलते हैं, पीडीएस बोलते हैं। सिंपल सी बात है, सरकार पहले किसानों से लेकर इकट्ठा कर लेगी, फिर सस्ते दामों पर गरीबों को बांट देगी। जैसे 5 किलो अब मिल रहा है ना। राशन की दुकान कैसी होती है, देश भर में करीब 5.5 लाख राशन की दुकान है, ये एनसीईआरटी का आंकड़ा है। गांव कस्बों और शहरों में हर जगह ये दुकानें हैं। इन दुकानों को उचित दर वाली दुकानें भी कहते हैं, क्योंकि यह सामान जो वो उचित दामों पर या उचित दरों पर मिलता है, यानी सस्ता मिलता है। आगे क्या मिलता है इन दुकानों पर? राशन की दुकान पर जो अनाज मिलता है, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, चीनी मिलती है, मिट्टी का तेल खाना पकाने के लिए मिलता है। खाना पकाने के लिए मिट्टी का तेल सर मिट्टी के तेल में, अरे मेरे भाई ऐसा नहीं है। पहला चलता स्टोक, है ना, शायद बताना किस किस साथी ने हाथों पर करो की ने स्टोक देखड़ा है आपका घर में। मैं देखड़ा है हमारे घर दादी हैं, दबाता फिर भी पे आग लगाता और भी पे फिर स्टोक का बाद गैस आयो। गैस पहला पता कि टाइप में आयो, मैंने याद आज भी, इस प्रकार से हुआ करता था, उसके ऊपर ही लगा होता था, तो उसके ऊपर। आजकल तो गैस की डिजाइन नहीं। ठीक है, राशन कार्ड से क्या मिलता है? इसके पास राशन कार्ड होता है, वह हर महीने एक तय मात्रा में चीजें खरीद सकता है। तय जैसे 35 किलो अनाज, 5 लीटर जो है वो मिट्टी का तेल, 5 किलो चीनी। आजकल तो ये नहीं मिलती है इतना, शायद एक एक व्यक्ति को 5 किलो मिलता है, तो देख लो 5 सदस्य तो 25 किलो, उस प्रकार से मिलता है। ये सब नजदीक राशन दुकान पर जो मिल जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुधारने के लिए किए गए प्रयास क्या थे? पहला था राशन कार्ड जारी करना। इस प्रणाली को सुधार करने के लिए जो है वो क्या किया, राशन कार्ड जारी कर दिया, सभी के पास है। गरीब लोगों को सरकारी अनाज और जरूरी सामान सस्ते में मिल सके, इसलिए राशन कार्ड जारी किया। 2.50% यानी 50% लाभार्थियों को शामिल करना था, और इसके जो है जरूरी सामान सस्ते में मिल सके, इसके लिए राशन कार्ड जारी करना था। और 2.50 ठीक है, लगभग 2.5%। सरकार का लक्ष्य था कि कम से कम 50% गरीब परिवारों को इस योजना के तहत जो है वो लाभ मिल सके, 50% गरीब परिवारों को। ठीक है। 3 नंबर, उचित मूल्य की देखो, आपको पता लग रहा होगा, एक राशन कार्ड है ना, और राशन कार्ड जारी करना सुधार करने के लिए। और ये शायद दूसरी बात, दूसरा पॉइंट लिख लो, कोई बड़ी बात नहीं है, तीसरा गलती से लिखा हुआ है। उचित मूल्य की दुकानों की संख्या बढ़ाई गई, ज्यादा से ज्यादा जगहों पर राशन की दुकान खोली गई ताकि हर जरूरतमंद व्यक्ति तक ये सुविधा पहुंच सके। इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का उपयोग किया गया, दुकानों पर बजने वाली मशीन लगाई गई जिससे पता चल सकेगी कितना राशन दिया गया और किसको दिया गया है, ताकि कोई मन में कई होती हैं हेरा फेरी करने का मन में आ जाता है, लोगों के मन में इस प्रकार की जो घटनाएं या विचार जो वो ना आए। अब तो बहुत तगड़ा हो गया सिस्टम, ऑनलाइन हो गया सब, अब तो कर ही नहीं सकते। पहले वास्तव में बहुत लोगों ने मतलब किया था बहुत बड़े लेवल पे, अब तो ये चीजें नहीं है। फिर जीपीएस प्रणाली का भी प्रयोग किया गया, अनाज ढोने वाले ट्रकों को ट्रैक करने के लिए जीपीएस लगाया गया ताकि वह कहीं चोरी न कर ले। पहला लोग ट्रक का ट्रक भेज देता साइड में ले जाके,
और बेचारी जनता बोली थी उस समय, अनपढ़ थी, इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, और उनको बताया था कि भाई माल आया नहीं, अगले महीने आएगा, इस प्रकार से काफ़ी देखा हमने। एसएमएस मॉनिटरिंग सिस्टम, लोगों को एसएमएस यानी मैसेज आ जाता था, अब सामान आता है, ये सुविधाएं की गई ताकि कोई लोग जो वो इस प्रकार से घटनाएं ना करें। अब सामान आ जाएगा तो उनको पढ़े लिखे तो वो तो देख लेंगे मैसेज क्या है, वो जाके दिखा देंगे देखो सामान तो चले गया उधर से आपके पास आया है, लेकिन आप दे नहीं रहे हो, मैं शिकायत करूंगा आपकी। तो एसएमएस के जरिए जानकारी मिलने लगी कि उनका राशन कब और कितना आया है, ये देखो कितना, मतलब कोई घपला ही नहीं कर सकता। डोर स्टेप डिलीवरी सिस्टम, किसी सेवा या उत्पाद को सीधे ग्राहक के घर या दरवाजे तक पहुंचाना, ये सिस्टम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डोर स्टेप डिलीवरी सिस्टम क्या होता है? डोर स्टेप डिलीवरी का मतलब होता है बीच में जो मेन भगत है उसको हटाकर सीधा ग्राहक तक पहुंचना। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना 2019 में लाई गई, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, स्कीम नहीं था, स्कीम है। इस योजना से किसी भी राज्य में जाकर भी लोग राशन ले सकते थे, बस उसके पास राशन कार्ड होना चाहिए। अगर आप राजस्थान के हो तो हरियाणा जाकर भी राशन ले सकते हो, बस राशन कार्ड होना चाहिए। ये भी ठीक था क्योंकि बेचारे देखो कई लोग हैं जो काम करने के लिए दूसरे राज्य में आ जाते हैं, तो फिर उनको बेचारों को नहीं मिल पाता है, तो वो बेचारे आटे की थैली ला ला कर ऐसे तो पूरे हो जाएंगे, कमा रहे हैं तो वो सारे। तो इसलिए सरकार ने फिर कहा कि राशन कार्ड होना चाहिए, आप दूसरे राज्य में भी जो खरीद सकते हो। न्यूनतम समर्थन मूल्य, अब समझाता हूं मैं एमएसपी क्या होता है। ध्यान से सभी प्यारे साथी जो है इन चीजों को समझना मेरे भाई। हाँ, ध्यान से इन चीजों को जो है वो आप समझ पाओगे। एमएसपी बहुत सरल भाषा में लिखा है मैंने यहाँ। जब किसान अपनी फसल उगाते हैं तो यह सुनना, फसल उगाते हैं तो यह जरूरी नहीं कि उन्हें बाजार में उसकी अच्छी कीमत मिले। कभी कभी फसल बहुत हो जाती है और कीमतें गिर जाती है। कोई चीज है जब वो ज्यादा हो जाएगी तो कीमतें गिरेंगी। प्याज है, प्याज कम हो गए तो उनके रेट बहुत बढ़ जाएंगे, टमाटर कम हो गए तो रेट बहुत बढ़ जाएंगे, वही है। ऐसे में किसानों को नुकसान हो सकता है। जब फसलें ज्यादा बढ़ जाए तो कीमतें गिर जाती हैं। अब गुआर एक टाइम पहले तो था ही नहीं, कीमतें कितनी बढ़ गई थी गुआर की, तो वो चीज है, किसानों को नुकसान हो सकता है। इसी समस्या से बचने के लिए सरकार ने एमएसपी का यूज किया है। इसका यूज किया एमएसपी। एमएसपी कैसे तय होता है, यानी सरकार एक विशेष संस्था है, सरकार एक विशेष संस्था कृषि लागत और मूल्य आयोग सीएसीपी की मदद से यह तय करती है कि किस फसल का एमएसपी कितना होना चाहिए, यानी न्यूनतम समर्थन जो मूल्य है वो कितना होना चाहिए, वो तय कर लिया सरकार ने। जैसे गेहूं है तो गेहूं का एक मूल्य तय कर लिया। ये आयोग यह देखता है कि उस फसल को उगाने में कितना लगा है, कितना लागत आई है, किसान को कितना फायदा मिलना चाहिए, और बाजार कीमत कैसी चल रही है उसको लेकर। ये सब ध्यान में रखते हुए फिर सरकार उस फसल की एक न्यूनतम कीमत तय कर देती है, जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य बोलते हैं, एमएसपी बोलते हैं। इससे कम में किसान से वह फसल नहीं खरीद जाएगी। जैसे मान लो तय कर दिया कि 15 रुपए, तो 15 से कम में नहीं खरीदेंगे। 15 चाहे बाजार में रेट गिरे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ इनको कम से कम कितने देने होंगे, 15। तो इसके अंदर कितनी फसलों को रखा गया ये याद रखना। एमएसपी का देखो, ये मैं भी नहीं समझता था पहले एमएसपी क्या है, तो इसको आपको बताता हूँ। देखो कोई भी चीज पढ़ते हैं ना तो मैं तो पूरा प्रयास रहता हूँ कि इसको आसान भाषा में लिख सकूं जितना। अब मेरे को जितना आसान भाषा में समझ में आया, किताबों में तो इतना आसान लैंग्वेज नहीं मिलेगी आपको, चाहे एनसीईआरटी पढ़ लेना उसमें भी इतनी आसान लैंग्वेज नहीं मिलेगी। तो इसको आसान भाषा में आपको खुद करना पड़ेगा। अगर आपको समझ में आए फिर उसको आसान भाषा में आप लिख सकते हो कि हाँ ये कम से कम ऐसा हो सकता है। और ये आसान भाषा में सर आप करते कैसे हो हमें बताओ, ताकि हम भी। तो देखो अगर हम एक किताब से पढ़ते हैं तो ये समझ में नहीं आएगी। अब 180 डिग्री में समझाना तो कम से कम अपने 4 किताबों के आंकड़े पढ़े, तब मैं समझा कि जो ये 180 डिग्री देशांतर रेखा ये किस प्रकार से समय का निर्धारण करती है, 24 घंटे आगे पीछे कैसे होता है, ये बात मैं तब समझा। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपको मैं ये जो करवाता हूं ना, जैसे इकोनॉमिक्स से जो भी, उससे एफिशिएंट है बस उतना पढ़ लिया करो, बहुत मैटर होता है इसके अंदर, कम नहीं होता है। किसान, अच्छा ये खाद्य सुरक्षा ज्यादा इतना टॉपिक इंपॉर्टेंट है भी नहीं, लेकिन इसको समझना जरूरी है, एक प्रश्न आ भी सकता है यहां से खाद्य सुरक्षा से। किसानों को उसकी उपज का न्यूनतम दाम मिल सके चाहे बाजार में कीमत कुछ भी हो। फसल बेचते समय किसानों को घाटा न हो, किसानों को खेती करने का हौसला जो वो मिल सके। अब घाटा हो गया तो किसान तो बेचारा मर गया ना, वो तो कहेगा यार मैं क्या क्या करूं, इतना घाटा पीछे पहले झेला है।
इससे अच्छा मैं कोई और काम ही कर लूं। ऐसा ना हो इसलिए सरकार जो है सहयोग करती है। किन फसलों पर एमएसपी मिलता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। वर्तमान में 22 फसलें हैं जिन पर एमएसपी घोषित किया गया है। 7 अनाज है, 5 दलहन है, 7 तिलहन है, 3 अन्य है। ऐसे याद करने हैं। देखो 7 अनाज 7 तिलहन याद करो। 7 अनाज 7 तिलहन 5 दलहन। 7 अनाज है, 7 तिलहन है, 5 दलहन है, 3 अन्य फसलें हैं। कपास, कच्चा जूट, नारियल। कपास गेहूं कच्चा जूट और नारियल। सिंपल है। 7 अनाज में मेन मेन याद करो, गेहूं धान जौ मक्का। गेहूं धान, गेहूं धान जौ मक्का, ये तो अनाज की। तो कौन कौन सी एमएसपी में शामिल की है 22 फसलें? पहला तो सिंपल प्रश्न ये याद रखना, एमएसपी में कितनी फसलें शामिल कर दी गई है? 22। 7 अनाज की है, 7 तिलहन की है, 5 दलहन की और 3 अन्य। सुमेलित वाला प्रश्न भी बन सकता है, अनाज दलहन तिलहन अन्य। धान किस में आएगा? तो अनाज में। दलहन किस में आएगा? या उड़द किस में आएगा? दलहन में। सोयाबीन तिलहन में। इस प्रकार से। अब आपको याद रखना है धान यहां लिखा हुआ, तो अगर प्रश्न है धान का कटोरा किसे कहते हैं, एक तो ये प्रश्न याद करना। ये तो कहते हैं छत्तीसगढ़ को, इसे कहते हैं छत्तीसगढ़ को। और एक चीज और, सोयाबीन। सबसे ज्यादा जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन की मात्रा किसमें होती है? सोयाबीन में। सबसे ज्यादा जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन सोयाबीन में होता है। प्रोटीन क्या काम करता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट खाद्य सुरक्षा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। प्रोटीन शरीर वर्धन होता है। इस शरीर की जो वृद्धि है वो किससे होती है? प्रोटीन से होती है। जब आप प्रोटीन लेते हो ना, तो शरीर की वृद्धि होती है, विकास होता है शरीर का। ठीक है, शरीर की वृद्धि होगी और शरीर का क्या होगा? विकास। ये याद रखना। 7 अनाज में गेहूं धान जौ मक्का याद रखना। 5 दलहन में मूंग उड़द अरहर याद कर लेना। 7 तिलहन में सरसों सोयाबीन मूंगफली याद कर लेना। मेन मेन ही तो फसलें हैं। 3 अन्य फसलों में कपास कच्चा जूट और नारियल। 22 फसलें रटने मत बैठ जाना। ये मेन है, बस इतना पढ़ लो, बहुत ज्यादा है। बस इतना ही बहुत है। इंपॉर्टेंट है, इतना पढ़ लेना आप। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया, शाबाश। एमएसपी लागू करने वाली संस्था एफसीआई है। किसानों से एमएसपी पर अनाज खरीदने का काम करता है। एफसीआई याद रखना, ये लागू करती है। प्रश्न आ सकता है, एमएसपी जो लागू कौन करता है? एफसीआई। एमएसपी की शुरुआत कब हुई थी? 1966 में, जब पहली हरित क्रांति आई थी तब। जब हरित क्रांति आ रही थी और सरकार चाहती थी कि किसान अधिक उत्पादन करें। अब इसके बाद, ये तो सब मैंने समझा दिया एमएसपी के बारे में। अब एक योजना याद रखना आप, अंत्योदय योजना। अंत्योदय योजना जो है 2000 में शुरू की गई। राजस्थान में भी टाइम शायद कांग्रेस सरकार ही, 98 से 2003 तक कांग्रेस सरकार के द्वारा ही शुरू की गई है। इसका उद्देश्य था सबसे गरीब परिवारों को सस्ता अनाज देना। चयनित गरीब परिवारों को प्रति माह गेहूं 2 रुपए किलो देना, चावल 3 रुपए प्रति किलो देना। और शुरुआत में 25 किलो अनाज मिलता था शुरू में। आज तो 5 किलो मिलता है। शुरू में कितना मिलता? अंत्योदय योजना में 25। तो एक याद रखना, अंत्योदय योजना कब शुरू हुई? 2000 में। 2 रुपए, 2000 में याद रखो, 2 रुपए किलो गेहूं मिलता था, 3 रुपए किलो चावल और 25 किलो अनाज उस समय मिलता था। खाद्य सुरक्षा एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, ये 1975 में शुरू होती है। छोटे बच्चे यानी 0 से 6 साल या गर्भवती महिलाएं जो है, स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण और स्वस्थ की स्थिति में सुधार लाना। सुधार कैसे आएगा? पोषण, स्वास्थ्य जांच, शिक्षा, ये तीनों चीजें जो ये देती थी योजना। आज भी देखो तो देखो, आंगनबाड़ी वगैरह में आटे की थैलियां मिलती है, दाल वगैरह मिलती है ना। जो महिलाएं होती है और बच्चे होते हैं उनकी, हाँ, उनको, है ना। क्या गुरुजी आदमियों ने क्यों मिले? अरे आदमियों को इसलिए नहीं मिलती कि देखो, आप संविधान में भी पढ़ लेना कभी भी, आदमियों को लेकर जो है वो कानून ही बनाए गए हैं, महिलाओं को लेकर कभी नहीं बनते हैं कानून। कि अगर सोचो, एक महिला आदमी को मार दे, महिला कह रहा हूँ, आदमी की पिटाई कर दे, पिटाई की बात कर रहा हूँ, जान से मारने की बात नहीं कर रहा हूँ, पिटाई कर दे, तो वो जाएगा बात दौड़ता हुआ, अरे मेरी पत्नी ने मुझे मारा। पुलिस वाले देख के हंसने लग जाएंगे, अरे यार क्या बात कर रहे हो। और सोचो महिला चली जाए थाने में, मेरे पति ने मुझे मारा, तो हाथों हाथ केस हो जाएगा। संविधान निर्माताओं का ये मानना, उस समय सोचते नहीं थे कोई महिला भी पुरुष के मार सकती है क्या। और आज देखो थे, मचा रखी है इन्होंने। इसके बाद याद रखना, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। ये योजना जो है, पहले इसे मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील कहा जाता था। इसकी शुरुआत 1995 में हुई, मिड डे मील।
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना इसका नाम कर दिया है। उद्देश्य स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाना, उन्हें पोषण युक्त भोजन देना। मुझे भी याद है, मैं खिचड़ी खाना और दलियो खाना आंगनबाड़ी चल जाता कई बार। तो इससे फर्क पड़ता है भाई साहब, फर्क पड़ता है। कक्षा 1 से 8 तक बच्चों को निःशुल्क भोजन दिया जाएगा। स्कूल में देखो, तुम देखो, लगभग खाना खाने के लिए जाते थे पहले, अच्छा खिचड़ी वगैरह मिल जाए। अब इसमें बालवाड़ी के बच्चों को भी शामिल करने का प्रस्ताव जो है वो दिया है। प्राथमिक बच्चों को जैसे 450 कैलोरी 12 ग्राम प्रोटीन मिल सके। ऊपरी जो प्राथमिक बच्चे हैं उसे 700 कैलोरी, क्योंकि वो बड़े हो गए हैं अब, उनको 700 और 20 ग्राम प्रोटीन चाहिए चाहिए। ठीक है, ये बात याद रखना, क्योंकि शरीर का विकास के लिए जरूरी है भाई मेरे प्रोटीन। अन्नपूर्णा योजना 2001 की है, 2000 से 2001 के बीच में शुरू हुई। अंत्योदय योजना बताओ कब शुरू हुई? वेरी गुड, 2000 पूरे में। 2 रुपए किलो गेहूं, तीन, दो के बाद तीन, तीन चावल, चावल में 3 अक्षर है, गेहूं में 2 अक्षर है। और याद रखना 25 जो है किलो उस समय दिया जाता था गेहूं। अन्नपूर्णा योजना का उद्देश्य उन वृद्धजनों को भोजन देना जो पेंशन योजना से वंचित है। 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को भोजन देती थी ये योजना। प्रति माह 10 किलो चावल और गेहूं जो मुफ्त में देती थी, मुफ्त में, 4 दिन लेती थी। ये बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक तो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है ना, इसको पढ़ना है। मिशन अलग है, शुरुआत होती है अक्टूबर 2007 के अंदर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की जो शुरुआत है वो कब होती है? 2007 में। उद्देश्य अनाज उत्पादन को बढ़ाना, खासकर चावल, गेहूं और दलहन को। लक्ष्य 2011 से 12 तक रखा था, 2007 में, यानी 5 साल के अंदर हम धूम मचा देंगे। और चावल इन्होंने 10 मिलियन टन और गेहूं 8 मिलियन टन और दाल 4 मिलियन टन और मोटे अनाज 3 मिलियन टन जो है, इसका जो है क्या रखा, उद्देश्य रखा कि 2012 तक हम इतना चावल कर देंगे, इतना गेहूं कर देंगे, इतनी दालें कर देंगे, इतने मोटे अनाज कर देंगे। याद रखना, चावल 10 मिलियन, गेहूं 8, दाल 4 और मोटे अनाज 3। मोटे अनाज कैसे होते हैं सर? जैसे मक्का हो गया। एक तो मिशन है जो 2007 का है, एक अधिनियम है खाद्य, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये चीजें हैं याद करने वाली, जिससे प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में, वो समझने वाला था पहले। ये लागू होता है 5 जुलाई 2013 को। उद्देश्य देश के 67% लोगों को सस्ती दर पर भोजन का जो अधिकार देना। विशेषताएं 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी को जो है इसके अंदर क्या किया गया है, शामिल किया गया है। चावल 3 रुपए, गेहूं 2 रुपए, मोटा अनाज 1 रुपए प्रति किलो की दर से देना। गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपए की क्या देना, सहायता देना। यह कानून अनुच्छेद 47 के तहत लोगों के पोषण और जीवन स्तर में सुधार हेतु लाया गया। 647 में स्वास्थ्य को लेकर जो बातें कही गई है उसको लेकर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है शांता कुमारी समिति। ये अधिनियम 2013 का मेरे भाई, याद कर लेना, भूल मत जाना। 67% लोगों को सस्ती दर पर भोजन का अधिकार देना, ये इसका उद्देश्य था। 67%। शांता कुमारी, शांता कुमारी समिति की बात करें तो यह समिति सरकार को खाद्य वितरण सुधार के लिए सलाह देती। इसके लिए कुछ जो है सुझाव थे, जैसे गेहूं और चावल की सरकारी खरीद सिर्फ उन्हीं राज्यों में की जाए जहां भारतीय खाद्य निगम को अच्छा अनुभव हो। ऐसे नहीं है जने खने राज्यों में आप कर रहे हो, आपसे ने काम किया हो अच्छा, उसी में वो काम करें। खरीद गए अनाज की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। अगर आप ले रहे हो तो उसकी ऐसे नहीं आंख बंद कर रहे हो, है ना, कि वो आपको खराब दे रहे हैं फिर वो किसी और लोग को देंगे तो उनको नुकसान पहुंचाएगा। वैसा नहीं होना चाहिए। और एमएसपी की नीति पर फिर से विचार होना चाहिए। ये बात शांता कुमार समिति के द्वारा बोली गई। 3 नंबर बात ये होगी। 4 नंबर फिर बात इन्होंने क्या बोली समिति ने, दलहन और तिलहन जैसे अनाज को प्राथमिकता दी जाए ताकि उनकी पैदावार बढ़े। पीडीएस सिस्टम में, पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लीकेज यानी भ्रष्टाचार और गड़बड़ी हो रही है, और बहुत बड़े स्तर पर गड़बड़ी हो रही थी। आप देखो आपके आसपास जो ऐसा डीलर है तो देखना उसके घर वगैरह किस प्रकार से होंगे। अगर वो पुराना डीलर है तो बहुत भयंकर तबाही मचाई घपलेबाजी में उन्होंने। 40 से 50% के बीच है, इसे कम करना जरूरी है। लाभार्थियों की सूची ऑनलाइन करें और सिस्टम को कंप्यूटराइज बनाएं। अब ऑनलाइन और कंप्यूटराइज हो गया है, ये इसने कहा था समिति ने। खाद्य, जब कहते हैं कि पढ़ा लिखा होना जरूरी है देश के अंदर, चाहे कोई नेता हो, बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि फिर वो निर्णय इस प्रकार से लेता है, उसका दिमाग उस लेवल पे काम करने लग जाता है मेरे भाई। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 67% आबादी को लाभ मिलता है, इसे घटाकर 40% तक लाना की सिफारिश जो की गई। इतना नहीं दो लाभ इस अधिनियम के तहत, इतने लाभ दे दो 40% तक। तो ये शांता समिति ने। धीरे धीरे नगद राशि यानी कैश ट्रांसफर का प्रयोग किया जाए।
एक मिनट दोस्त। तो ये आपको पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। हाँ जी। ये था शांता कुमार समिति की सिफारिश। 13 नंबर बात बोली इसने, धीरे धीरे नगद राशि जो है मिल जाए। ये खाद्य सुरक्षा वाला टॉपिक हो गया है। आपके इकोनॉमिक्स का पहला पिलर कंप्लीट हो गया, 5 ही पिलर हैं, 4 और रह गए, थोड़ी सी रहेगी, ये ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं रही है, ठीक है। उसको अच्छे से आप उतार लेना, मेन मेन बातें जो उसको अच्छे से देख लेना, और मिलते हैं अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।